So Namaskaram, good morning all. We are starting with the new chapter, study note 18, written and PAN. Filing of return, this is a very common job that one chartered accountant or CA student or even CMA student they do in their offices as of now. तो आप जब CA CMA के आर्टिकलशिप में जाओगे, इंटर्नशिप में जाओगे और CA या CA के प्रैक्टिसिंग फर्म में अगर आपने ज्वाइन किया तो the common work that you will be getting or you will be having in your organization is filing of return. Now those filing of return can be of TDS, that filing of return can be of GST law, that filing of return can be of income tax, or there are many other laws like this. तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स में जो होता है वो एनुअली होता है. पहले तो ये बात रखो, इनकम टैक्स में जो रिटर्न भरा जाता है वो साल में एक ही बार भरा जाता है. इस चैप्टर का रिटर्न जो जाता है असेसी को जो अपने इनकम का रिकॉर्ड बताना होता है डिपार्टमेंट को, वो साल में एक ही बार बताना होता है. तो अभी आप कुछ लिखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, आपको खाली समझना है. फॉर राइटिंग आई विल गिव सेपरेट चैप्टर आफ्टर कंक्लूडिंग माय लेक्चर. तो पहले मुझे पढ़ाने दो अच्छे से, ठीक है ना. आप मुझे रिप्लाई दो इस क्वेश्चन का. आप बोलो कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स में ऑप्शनल होगा या मैंडेटरी होगा. जल्दी बताओ. मैंडेटरी होगा. ठीक है, वेरी गुड. अब मुझे तुम लोग बताओ, ठीक है ना, आप में से कितने लोगों के पास पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर? मेरे पास है पांडा. ओके, वेरी गुड. और दो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया हुआ है. मेरे पास. ताई के पास है, अर्चिता के पास है, सिद्धेश के पास पैन है, आरती के पास पैन है, अनुष्का के पास पैन है, सिद्धि के पास भी पैन है, ऋतुजा के पास पैन है. बहुत सारे लोगों के पास पैन है. तुम में से कितने लोग, ठीक है ना, रिटर्न भरते हैं? बहुत सारे लोगों के पास पैन है. चलो, अच्छी बात. नहीं, मैं नहीं भरती. नहीं भरती. अच्छा पांडा, नहीं. ये जो पैन इश्यू किया है वो किसने किया हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है. इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है? हु इश्यूज पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर कौन इश्यू करता है? सेंट्रल. ऊपर लिखा है ऐसा, सेंट्रल गवर्नमेंट पैन के ऊपर. पैन कौन सा डिपार्टमेंट आपको इश्यू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है. वेरी गुड. पैन जो होता है वो अल्फाबेटिकल होता है कि न्यूमेरिकल होता है? पैन नंबर जो होता है वो अल्फाबेटिकल होता है या न्यूमेरिकल होता है? न्यूमेरिकल्स होता है. बता रही है अर्चिता आंटी, बता रही है न्यूमेरिकल होता है. बाकी अल्फा प्लस न्यूमेरिकल बोथ होता है. वेरी गुड. ठीक है ना. तो इट इज अल्फा न्यूमेरिक. ठीक है ना. इट्स अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल. अल्फा न्यूमेरिक होता है. कितने डिजिट होते हैं पैन में? 10 डिजिट होते हैं. वेरी गुड. तो ऐसे कुछ होता है वो ABCDE, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, मैं ऐसे लिख रहा हूँ. तो ABCDE पहले 5 डिजिट जो होते हैं वो अल्फाबेटिकल होते हैं, फिर 1 2 3 4 4 डिजिट जो आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं, और फिर लास्ट वाला फिर से अल्फाबेटिकल आता है. ठीक है ना. तो दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल नंबर एंड दिस हैज बीन इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो तुम लोगों ने जो पैन लिया हुआ है, ठीक है ना, तुम लोगों ने पैन लिया हुआ है मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है. इसे रजिस्ट्रेशन नंबर विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तुमने किस खुशी में पैन लिया था अगर रिटर्न नहीं भरना है तो? हाँ. और अभी अभी आपने बोला कि रिटर्न भरना मैंडेटरी है और तुम रिटर्न भी भर नहीं रहे हो, तो पैन लिया क्यों था? जब तुमको टैक्स नहीं भरना है, तुमको रिटर्न नहीं भरना है, तो इनकम टैक्स से पैन लिया क्यों? बोलो. एक पर्टिकुलर एज के बाद फिर अपन जॉब करेंगे ना, तो फिर सैलरी आएगा तो फिर अपन टैक्स भरेंगे. तो फ्यूचर में जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे तो हम टैक्स भरेंगे.
और तभी शायद हमारे पास टाइम नहीं होगा, विल बी वेरी बिजी, तो हमने 4-5 साल पहले से ही प्लान ले लिया, ऐसा है। साइली बता रहा है, मेरे पास भी ताई बता रही है आईडी प्रूफ के लिए। जिंदगी में आईडी प्रूफ के लिए और कुछ नहीं मिला? इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करके आए हो, आधार कार्ड निकाल लेते, आधार कार्ड नहीं था तो हाँ आधार कार्ड है। हाँ तो वोटिंग कार्ड बनवा लेते, वोटर्स आईडी बनवा लेते, वोटर्स आईडी भी चलो एक एज में नहीं बनता, पासपोर्ट बनवा लेते, पासपोर्ट हाँ पासपोर्ट बनवा लेते। हाँ तुमने इनकम टैक्स को मतलब सालों सिम कार्ड लेने के लिए तुमने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। मैंने नहीं किया अभी तक। तूने नहीं किया? ठीक है, तू तो करेगी कब? मैंने भी नहीं किया है। तू तो माइनर रह अभी रहे। कोरोना सीजन है ना। तू लहान आहेस लहान. तो या वर्षी झालो, मेजर झालो या वर्षी. मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, अगर आपने इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है तो आपको नहीं लग रहा डिपार्टमेंट का पोपट कर रहे हो? उसको बता दिए कि हाँ हाँ हम भी आएंगे टैक्स भरेंगे, लेकिन भर नहीं रहे हो, और रिटर्न तो भरना आपने अभी भी बोला मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद रिटर्न भरना अगर मैंडेटरी तो फिर आपने रिटर्न भरा क्यों नहीं? और अगर रिटर्न भरना मैंडेटरी है तो अभी तक आपको अरेस्ट हो जाना चाहिए था, आपके ऊपर 10-10 हजार का पेनाल्टी लग जाना चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ है क्या? घर पे इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आया है कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन रिटर्न नहीं भरा? इतने सालों से हमें आपने होप दिखाए हुए कि इस साल कमाओगे, इस साल कमाओगे, इस साल कमाओगे और टैक्स भरोगे, रिटर्न भरोगे, और आपने भरा नहीं। एक लिमिट रहेगी ना उसके ऊपर। हाँ उर्मिला आंटी, मैं वही पूछ रहा था कि देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरना बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है कि कंडीशनली मैंडेटरी होगा, वो पूछ रहा था। कंडिशनली. कंडीशनली। तो आपको क्या लग रहा है, जरा सोचो ना, अगर आप लॉ मेकर होते तो आप क्या कंडीशन रखते कि कौन से लोगों को टैक्स या रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर जिसका रहेगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा. जिसका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर होगा, ठीक है ना, उस पर्सन को तो रिटर्न भरना मैंडेटरी होना ही चाहिए, इजंट इट? आपको क्या लग रहा है, बरोबर है ना? क्या मैं बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूँ? एकदम सादी भाषा में बता रहा हूँ ना आप लोगों को कि रिटर्न भरना मैंडेटरी तब होगा जब आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर इनकम होगा। बात बराबर छे? हाँ. हाँ तो पैन लिया हाँ. मतलब रजिस्ट्रेशन किया तो रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। जिन्होंने जीएसटी का लेक्चर पढ़ा हुआ है, विजय नालायक तेरा जीएसटी हो चुका है, मुझे बता। हाँ हाँ. हाँ मुझे एक बात बता, जीएसटी में रिटर्न भरना मैंडेटरी है या नहीं है? जीएसटी लॉ में कंपनी को बोल रहे क्या जो सेल करेगा उसको है है वहां पे जीएसटी लॉ में रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर नहीं भरोगे ना तो पर रिटर्न की पेनाल्टी जो है वो पर डे पेनाल्टी होती है 50-50 रुपीज की, और मैक्सिमम 5-5 हजार की पेनाल्टी लग सकती है आपको हर महीने, एवरी मंथ 5-5 हजार रुपया पेनाल्टी लग सकता है आपको। तो जीएसटी लॉ में भले आपका बिजनेस हो या ना हो, इनकम हो या ना हो, जीएसटी का अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेके रखा होगा तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है, अनकंडीशनली, ठीक है ना? जीएसटी लॉ में रिटर्न भरना मैंडेटरी है, यह आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स में आपने रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है, पैन लेना मतलब इनकम टैक्स में आप रजिस्टर्ड हो चुके हो, यू आर अ रजिस्टर्ड एसएससी। ये जो पैन है ना, ये आपका लॉगिन आईडी है, आप इनकम टैक्स पे जाके लॉगिन कर सकते हो, ठीक है ना? ये आपका लॉगिन आईडी है, पासवर्ड आपको बनाना होता है, ठीक है ना? लॉगिन आईडी डाल दो, पासवर्ड बना दो, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को एक्सेस करना चालू कर दो। ये आपका लॉगिन आईडी, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड असेसी विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा क्योंकि, जल्दी बोलो, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपने अभी तक बेसिक रिटर्न भरा एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे है हम लोग. हाँ आपका इनकम होगा, हम तो उतना भी नहीं कमाते। कमाते इनकम नील है हमारा. बेसिक एग्जम्पशन के नीचे अभी तक आपने मतलब इनकम आपने कभी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर कमाया नहीं है, और अगर ताई ने वगैरह कमाया होगा तो इनकम टैक्स को दिखाया नहीं होगा, ठीक है ना? तो ऐसी बातें हैं, ऐसा हो सकता है। चलो तो जिंदगी में आगे बढ़ते, नहीं ऐसे बहुत सारे एसएससी है ना देश में जिन्होंने कमाया तो है लेकिन दिखाया नहीं है, ठीक है? तो दिखाने वाली बात होती है कि इनकम टैक्स को जो और दिखाना आप वो
2.5 लाख के ऊपर होना चाहिए। नहीं तो वैसे तो देखोगे अपने यहाँ के एरिया का वड़ा पाव वाला ही 2.5 लाख के ऊपर कमाता है, मुझे तो कभी लग रहा है महीने का 2.5 लाख के ऊपर कमाता होगा। क्या बोलते हो, हाँ सच्ची। कमाते हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ढूंसा वाले को भी पकड़ते हैं रास्ते वाले पे, जो हाँ, आराम से कमा लेते क्योंकि हैं। उनका इनकम तो है लेकिन रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो उनको तो पकड़ना भी चाहिए, उनका तो हक भी बनता है। तो मैं आपको टेक्निकली पढ़ाने जा रहा हूँ सेक्शन 139(1). कुछ भी लिखोगे नहीं है, आप लोग लिखना कुछ भी नहीं है। लोगों को क्या लगता है पता है, सेक्शन 139(1) जो होता है ना, सेक्शन 139(1), ये जो सेक्शन है इसमें ड्यू डेट लिखे हुए, क्या लिखे हुए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के ड्यू डेट, जो कि आपको मैंने पीजीबीपी में 2000 बार बता ही दिया होगा कि ये ड्यू डेट होते हैं। बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट क्या होता है, जल्दी बोलो, बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट क्या होता है, कभी नहीं देता। 30 नवंबर, ये मार खाएगा नान। सितंबर। अरे जनरली पढ़ के तो बता दे राइट आंसर। जनरली रिटर्न का भरना होता है प्रीवियस ईयर का 31 जुलाई। तो जनरली 31 जुलाई पे रिटर्न भरना होता है, ठीक है ना। सर ये राय क्या है, RAY मींस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, क्योंकि 31 जुलाई तो 2 साल में आता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में भी 31 जुलाई आया था और असेसमेंट ईयर में भी 31 जुलाई आता है। तो कौन सी ईयर में रिटर्न भरना होता है, जल्दी बोलो, रिटर्न कौन सी ईयर में भरोगे, असेसमेंट ईयर। रिटर्न कौन सी ईयर में भरोगे, 90 प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर, AY में असेसमेंट ईयर। 2020 भर सकता है इंसान। 1920 का रिटर्न 2021 में जाता है ना रे बाबा। तो 1920 का रिटर्न 31 जुलाई, मतलब अभी जुलाई चालू हो चुका है अपना, तो 31 जुलाई 2020 तक आपका लास्ट ईयर का रिटर्न भरना चाहिए था। अच्छा आपको पता है हर सास कभी तो बहू थी, पता है ना आपको, ये बात तो पता है ना, हर सास कभी ना हाँ। कभी वो हुई होगी। तो आपको ये पता है हर असेसमेंट ईयर कभी ना कभी प्रीवियस ईयर था, या हर प्रीवियस ईयर कभी ना कभी असेसमेंट ईयर था। यस। तो 1920 भी तो असेसमेंट ईयर ही था। आप लोगों के लिए 1920 प्रीवियस ईयर है, लेकिन जो 1920 में जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए 1920 तो असेसमेंट ईयर था। तो वो वाला असेसमेंट ईयर कि ये वाला असेसमेंट ईयर, इसलिए यहाँ पे हमने एक और वर्ड ऐड किया, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में आपका असेसमेंट ईयर कौन सा, जल्दी बोलो। 2021। तो आप 31 जुलाई आपके असेसमेंट ईयर का पिकअप करना, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप अगर टैक्स ऑडिट असेसी रहोगे या उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर रहोगे जो फर्म टैक्स ऑडिट में है, तो क्या होगा, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। एक सेकेंड ना, मुझे जरा एक सेकेंड, मुझे कॉल। हाँ चलो बताओ मुझे, अगर अगर मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, अगर आप कंपनी हो या ऑडिट एसएससी हो या आप पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हो जिस फर्म का ऑडिट होने वाला है, तो उसका ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर था। हमने बात किया था, याद है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, ऐसा पीजीबीपी का जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कर रहे थे तब हमने ऐसे बात की थी। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जब हमने बात की थी तो ये बातें हुई थी अपनी कि रिटर्न कब भरना पड़ता है।
याद है आपको? Yes. हाँ, तो ये 31 जुलाई और 30 सितंबर तो मैंने आपको अभी तक कम से कम 10 बार बता दिया होगा। और अगर आप इंटरनेशनल असेसी हो, आपको 92E का चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट मैंडेटरी है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग करके एक चैप्टर आएगा आपको फाइनल में, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड। तो उसका जो रिटर्न भरना होता है वो 30 नवंबर तक भरा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे कि इनकम टैक्स के रिटर्न जो होते हैं वो एनुअली भरे जाते हैं, साल में एक ही बार भरा जाता है और उसकी ड्यू डेट है। लोगों को लगता है सेक्शन 139(1) ड्यू डेट देने के लिए बनाया गया है, जबकि यस सेक्शन 139 में ड्यू डेट भी है, जबकि मैंडेटरी, लेकिन सेक्शन 139(1) का ओनली पर्पस ड्यू डेट देना नहीं था। लोग क्या करते हैं, सेक्शन 139(1) में जाते हैं, ड्यू डेट पढ़ते और बोलते हैं ठीक है बाकी सब तो कुछ थ्योरी लिखा होगा। कुछ थ्योरी नहीं, जो बाकी थ्योरी लिखा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो कि मैंडेटरी रिटर्न किसको है। मैंडेटरी रिटर्न किसे है सर? तो जो कंपनी होती है, कंपनी का 1 रुपए का भी इनकम होने दो या 100 रुपए का भी इनकम होने दो या इनकम नहीं भी होने दो या लॉस होने दो, कंपनी को रिटर्न भरना मैंडेटरी है। कंपनी को क्या भरना मैंडेटरी है? रिटर्न भरना मैंडेटरी है। कंपनी फॉर्म एलएलपी, इन तीन असेसी को रिटर्न भरना मैंडेटरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ इनकम। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कंपनी फॉर्म एलएलपी को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता ही नहीं, पता है आप लोगों को? हाँ। Yes. तो इन तीन लोगों का तो मैंडेटरी है। मुझे एक बात बताओ, आपका कोई क्लाइंट है फ्यूचर में जिसका दुबई में प्रॉपर्टी है, स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट है, लेकिन इंडिया में वो 2 लाख भी नहीं कमाता, आपको नहीं लग रहा ऐसा असेसी का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि इसने अगर इंडिया के बाहर इतने असेट्स बना के रखे हैं तो डिपार्टमेंट का कम से कम वो प्रॉपर्टी कैसे बनाया उसका वो जानने का तो हक है। हमने नहीं बोला कि चोरी है, शायद आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो सकती है, शायद आपने कभी पहले पास्ट में कमा के रखा होगा, ठीक है ना। अभी हमें पता तो होना चाहिए कि आपका फॉरेन में प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी होता है वो लोग इंडिया में उसको नहीं रखते, वो लोग स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक अकाउंट में रखते हैं, पनामा पेपर क्या क्या नहीं आता क्या बीच बीच में। हाँ, तो इंडिया के बाहर वो हवाला मार्केट से घुमा के पैसे लेके जाते हैं। देयर आर वेज थ्रू व्हिच वी कैन डू इट, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी दुबई में प्रॉपर्टी है तो इंडिया में टैक्स हो सकती है? दुबई में प्रॉपर्टी इंडिया में टैक्स हो सकती है क्या? इनकम अक्रूड इन दुबई, रिसीव्ड इन दुबई, कैन इट बी टैक्सेबल इन इंडिया? अभी तुमने बोला कि पहले बेसिक चैप्टर आपने रिवाइज किए हैं। इनकम अक्रूड इन दुबई, रिसीव्ड इन दुबई, कैन इट बी टैक्सेबल इन इंडिया? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए taxable को होगा। यस, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है। तो देखो लॉ कैसे बोलता है, लॉ बोलता है वो असेसी, कौन से असेसी? रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मुझे एक बात बताओ, रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जब लॉ ने बोला तो टेक्निकली इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन बच गया? ओआर की बात हो रही है यहाँ पे, जबकि लिखने का लैंग्वेज देखो कैसा लॉ का, रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, उनको रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है ना। बाकी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनी फॉर्म ये जो असेसीज होते हैं ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो उनके लिए रेसिडेंट वर्ड एप्लीकेबल। चलो ठीक है। At any time during the previous year, at any time during the previous year, मतलब beginning of the previous year, mid of the previous year, end of the previous year, अब कभी भी at any time during the previous year holds asset outside India, आपके पास क्या है outside India assets है, या has signing power outside India, आपका कोई बैंक अकाउंट है फॉरेन में जिसमें आपका साइनिंग पावर है, तो आप बताओ आपको इंडिया में रिटर्न भरना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? जल्दी बोलो, इतना मैंने बोला मैंडेटरी। हमने बोला कि आपका इनकम इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए? जी नहीं, हमने नहीं बोला। हमने बोला कि इस असेट के ऊपर या और इस बैंक अकाउंट के ऊपर आपको टैक्स करना है, वो भी नहीं। हमने यहाँ पे टैक्स नहीं मांगा, हमने आपसे खाली इंफॉर्मेशन मांगा कि आपके पास अगर फॉरेन में असेट है तो प्लीज हमें बता दो कि आपके पास फॉरेन में असेट है और आप लोगों को रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है ना। इससे गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे ये अमेंडमेंट आया 2015-16 में, अमेंडमेंट 2015-16 में लाया था मोदी गवर्नमेंट ने, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, अगर आपने उनकी स्पीच वगैरह सुने होंगे या राहुल गांधी का स्पीच सुना होगा काउंटर करने वाला स्पीच, ठीक है ना,
कि देश में जो काला धन है, देश का जो काला धन है देश के बाहर पार्क है, ब्लैक मनी जो है देश के बाहर पार्क है, एंड बीजेपी गवर्नमेंट प्रॉमिसेस दे विल ब्रिंग बैक दैट पर्टिकुलर ब्लैक मनी टू इंडिया। और वो 15 लाख करके एक मैजिकल नंबर चलता था कि सारे सिटीजन्स के अकाउंट में ऑलमोस्ट 15 लाख डिपॉजिट हो जाए, इतना काला धन इंडिया के बाहर पार्क हुआ। ये नंबर सुना है आपने कभी राहुल गांधी वगैरह के स्पीच में, या जो बीजेपी के अगेंस्ट कोई पोस्टर वगैरह बनते हैं, वो 15 लाख किधर गए, वो अच्छे दिन किधर गए, सुना आपने ऐसा? हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक मनी को कर्ब करना है, कंट्रोल करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए अमेंडमेंट लाया था। जैसे अमेंडमेंट लाया, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका सच में स्विट्जरलैंड में अकाउंट होगा या सच में दुबई में प्रॉपर्टी होगा, तो आपको डर लगेगा कि नहीं? हाँ जल्दी। तो उनको डर हाँ लगा, जिनके पास ये था, तो उन्होंने क्या किया, लीगल ओनरशिप किसी नॉन रेसिडेंट बंदे के नाम पे ट्रांसफर करना चालू किया। लीगल ओनरशिप किसी नॉन रेसिडेंट बंदे के नाम पे ट्रांसफर करना चालू किया। लेकिन टैक्स बचाने के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी गिव अप नहीं करता, तो खुद का नाम बेनिफिशियरी में डालना चालू किया। खुद का नाम कहाँ पे डालना चालू किया? बेनिफिशियरी में। मतलब पेपर पे ओनर कोई और, पेपर पे ओनर कोई और, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा ना। अब समझ रहे हो क्या क्या प्लानिंग किया उन्होंने? पकड़ लो, आपका कोई कजिन ब्रदर है दुबई में, वो दुबई में ही रहता है, उसका इंडिया का कोई लेना देना नहीं, आपने उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया, लीगल ओनर उसके नाम पे कर दिया, ओके। हाँ और अपने आप को क्या रखा, आपने अपने आप को क्या रखा, बेनिफिशियरी। क्या रखा? बेनिफिशियरी। मतलब उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगा वो आपको ट्रांसफर होगा, ऐसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ऐसा झोल भी अगर आप करोगे ना, तो बदले आप लीगल ओनर भी नहीं रहोगे, आप खाली बेनिफिशियरी हो उस असेट के, फिर भी ये टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। और इन दोनों के बीच में और इसलिए लिखा हुआ है, अगर पकड़ लो आपके पप्पा लीगल ओनर है और आप बेनिफिशियरी हो, आपके पप्पा लीगल ओनर है और आप बेनिफिशियरी हो, पप्पा ने ऐसे अग्रीमेंट किया हुआ है कि माय प्रॉपर्टी इज देयर इन दुबई, और उसका जो बेनिफिशियरी है, मतलब उसमें से जो इनकम जनरेट होगा वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए। पापा ने ऐसा अग्रीमेंट बना के रखा हुआ है। और क्योंकि पापा का असेट आउटसाइड इंडिया, पापा ने अपने रिटर्न में डिस्क्लोज किया। क्या आप लोग भी अपने रिटर्न में डिस्क्लोज करोगे? जल्दी बताओ, क्या एक असेट दो असेट से डिस्क्लोज करेंगे प्रॉपर्टी अपनी अपने रिटर्न में? नहीं, नो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने और लिखा हुआ है। और मतलब क्या, अगर जो लीगल ओनर है उसने इंडिया में डिस्क्लोज किया, तो जो बेनिफिशियरी है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिस्क्लोज करने की जरूरत कब है बेनिफिशियरी को? ओनली व्हेन लीगल ओनर इज नॉट इन इंडिया और लीगल ओनर हैव नॉट डिस्क्लोज दिस एसेट इन इंडिया। एम आई क्लियर? यस ओके। तो इन अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक कितने लोगों को मैंने बोला रिटर्न भरना मैंडेटरी है? तो मैंने बोला कंपनी को मैंडेटरी है, फर्म एलएलपी को मैंडेटरी है, और एनी रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होल्ड्स असेट आउटसाइड इंडिया या साइनिंग पावर आउटसाइड इंडिया और बेनिफिशियरी ऑफ असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। चलो आगे चलो। ओके, अब ये छोटे एसएससी की बात करते हैं। सर छोटू एसएससी मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन लोगों में कॉमन क्या है पता है? आप लोगों को पता है इन लोगों में कॉमन क्या है? इनको क्या मिलता है, कौन सा बेनिफिट मिलता है, जल्दी बोलो। स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है। तो इनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। ऑब्वियसली जनरल नॉलेज के हिसाब से तो मैंने आपको पूछ लिया कि इनको रिटर्न भरना कब मैंडेटरी होगा, तो आपने बता दिया अगर उनका इनकम जो है वो 2.5 लाख है, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर होगा तो रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। लेकिन कौन सा इनकम सर? तो टोटल इनकम। लेकिन सर टोटल इनकम कैसा? मुझे एक बात बताओ, किसी एसएससी का 4 लाख रुपया ग्रॉस टोटल इनकम, 4 लाख रुपया ग्रॉस टोटल इनकम है, और उसने चैप्टर 6 में 1,80,000 का डिडक्शन क्लेम किया। 4 लाख रुपया जीटीआई है और 1,80,000 का चैप्टर 6 में एपीसी एपीडी मिला के उसने डिडक्शन कितना क्लेम किया? 1,80,000। तो 4 लाख माइनस 1,80,000, 4 लाख माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 2,20,000। बताओ किसी का अगर टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम 220 आ रहा है, तो रिटर्न भरना मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा आपको लगेगा क्योंकि 220 पे टैक्स तो नहीं लगेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम किया। चैप्टर 6 का डिडक्शन क्या आप हस्बैंड वाइफ घर में बैठ के एक दूसरे के सामने क्लेम कर रहे हो। गवर्नमेंट को पप्पा बताएगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया एटीसी में, कितना इन्वेस्टमेंट किया एटीडी में। गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि आपका इनकम तो 4 लाख रुपया है। डिडक्शन तो तभी मिलता है ना जब आप क्लेम करते हो।
हेलो, Yes. ये हाँ इसलिए उन्होंने बोला कि जो टोटल इनकम निकाला जा रहा है, टोटल इनकम जो निकाला जा रहा है वो बिफोर चैप्टर 6 से देखो। यहाँ पे बिफोर चैप्टर 6 से मतलब वो टोटल इनकम देखने बोल रहे कि ग्रॉस टोटल इनकम देखने बोल रहे। जब मैं ऐसे बोलता हूँ टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 से, तो वही कौन सा इनकम हो जाता है? ग्रॉस क्रॉस। Gross. तो GTI. कंडीशन जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर बनाया गया है। कंडीशन किसके ऊपर बनाया गया? ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। और तो और सुनो, और तो और सुनो, 54 के एग्जम्पशंस होते हैं, 54 के। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। एक असेसी है, उसने अपना घर बेचा, घर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपके लिए बता रहा हूँ। उसका ट्रांसफर एक्सपेंस है 2 लाख रुपीज, नेट कंसिडरेशन है 98 लाख रुपीज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 50 लाख रुपीज, उसका कैपिटल गेन आया 48 लाख रुपीज, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है 48 लाख रुपए टैक्स भरने, तो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। हाउस प्रॉपर्टी। इन्वेस्ट करेगा। नई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करेगा, बरोबर। तो वो सेक्शन 54 में उसने एग्जम्पशन क्लेम किया 47 लाख का। कितने लाख का? 47 लाख का उसने नया घर लिया। तो इसका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 1 लाख, ठीक है ना। और इसका और कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है, तो इसका जीटीआई कितना आएगा? बोलो। 1 लाख। तो इसको टैक्स भरना, रिटर्न भरना मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका तो इनकम बेसिक इनकम लिमिट के नीचे है। लेकिन आपको पता है ना, ये जो घर लेते हैं उसके ऊपर 3 साल का लॉक इन पीरियड वगैरह होता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? हाँ हाँ गवर्नमेंट हाँ और अपने प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन के 1 करोड़ पैसा घुमाया आप लोगों ने। सेक्शन 50C करके कुछ इम्प्लीकेशन होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट को वैल्यू देखना होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना होता है। हेलो, हाँ। तो ये सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? अभी आपका क्या मानना है? पहुंचना हाँ, चाहिए। पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर ये एग्जम्पशन जो कैपिटल गेन चैप्टर में मिलते हैं ना, ठीक है ना, एक्सेट्रा लिखता हूं यहाँ पे मैं, जो 54, 54B, 54D, 54AC, 54F, ऐसे जो 54G, 54GA, 54GB, जो चैप्टर 6, जो कैपिटल गेन के चैप्टर के एग्जम्पशंस होते हैं या चैप्टर 6 से की जो डिडक्शंस होते हैं, वो उसका इफेक्ट देने से पहले, विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ चैप्टर 6 एंड एग्जम्पशन ऑफ चैप्टर कैपिटल गेन, ठीक है ना, अगर वो इनकम एक्सीड होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब अपन 2.5 लाख गलती से बोलते हैं, लेकिन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा तो 3 लाख, और रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो 5 लाख। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको पता है, ठीक है ना। तो बिफोर बोला उन्होंने, बिफोर बोला तो हमें क्या करना होता है? तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया कि चलो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है, सैलरी इनकम 1.2 लाख है, तो जीटीआई तो मेरा आ गया 2.2 लाख। 2.2 लाख में उन्होंने बोला बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 54, तो मैंने 47 लाख ऐड किया, तो टोटल इनकम बनता है 49 लाख। इज इट मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? इज इट मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? जल्दी बोलो। यस। यस। तो रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। रिटर्न भरना क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। टैक्स भरना है, टैक्स भरना है, आंसर इज नो। टैक्स भरना है क्या? आंसर इज नो। टैक्स नहीं भरना, क्योंकि टोटल इनकम कम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉन एग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के सामने सेट ऑफ होकर नील हो जाए। मैंने कुछ बोल दिया, इसको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन रिटर्न भरना मैंडेटरी है क्या? आंसर इज यस। क्या दोनों बातें समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला? यस। यस, ठीक है ना। अब लास्ट बात, 2017 में फिर से अमेंडमेंट हुआ इसमें, ठीक है ना। 2017 के 2018 में फिर से अमेंडमेंट हुआ इसमें। आपके पास ब्लैक मनी होगा तो आप खर्चा तो करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बोलो। ब्लैक मनी है तो खर्चा करोगे कि नहीं? आप जाओगे, ऐसे मैंने आपको कभी तो पूछा था, तो आपने बोला था फॉरेन टूर वगैरह पे चाहिए, वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे। तो आपके पास ब्लैक मनी है, व्हाइट नहीं है, और आप वो ब्लैक मनी लेके वर्ल्ड टूर पे जाकर आ गए। आपको नहीं लग रहा गवर्नमेंट को पता चलेगा ये चीज कि आप वर्ल्ड टूर पे जाकर आए हो या फॉरेन टूर में पेरिस वगैरह में घूमकर आए हो? पता चलेगा, क्योंकि पासपोर्ट का एंट्री होता है, वीजा वगैरह का एंट्री होता है। तो उन्होंने बोला अगर आपने फॉरेन में अगर एक्सपेंस किया हुआ है, फॉरेन करेंसी हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस इन फॉरेन करेंसी मोर देन 2 लाख, मोर देन 2 लाख, साल भर में 2 लाख से ज्यादा अगर आपने फॉरेन टूर के ऊपर खर्चा किया, 2 लाख तो एकदम नॉमिनल अमाउंट है, आपको पता है फॉरेन टूर के कंडीशन में।
आने जाने का ही हो जाता है। हाँ, आने जाने का ही उतना हो जाता है, या आने जाने का और 2-3 दिन का रहने का ही खर्चा, मतलब छोटे से टूर पे भी चले जाओगे तो 2 लाख रुपया खर्चा होता है फॉरेन कंट्री का। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि बेसिक, अगर आपने ये 2 लाख रुपया और आपका इनकम नहीं दिखा रहे हो, आप इनकम गवर्नमेंट को बोलो हाँ मेरा कहाँ इनकम है, तो गरीब इंसान ना, मेरा तो इनकम ही नहीं है, तो आपको नहीं लग रहा गवर्नमेंट के पास आपका इन्फॉर्मेशन होना मैंडेटरी है कि आप फॉरेन टूर पे जाकर आए हो, रिटर्न भरना मैंडेटरी होना चाहिए आप लोगों का। यस। यस, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी होगा तो आपके घर में एक ट्यूबलाइट एक पंखा ही होगा ना? नहीं, नहीं, तो क्या क्या लगाओगे घर में? बहुत सारा ब्लैक मनी, व्हाइट नहीं है एसी। आपके पास? एसी लगाएंगे, वेरी गुड, एसी लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? टीवी, छोटा वाला टीवी की बड़ा टीवी? बड़ा टीवी, बड़ा 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 वाला। वाला वॉल टीवी, 52 इंच वाला। वॉल टीवी, वॉल टीवी। हाँ, वॉल टीवी। अरे तू, मैं विजय, मैं तो क्या बोलता हूँ, तू ड्रोन टीवी लगा दे। ड्रोन टीवी मतलब समझता है कैसा होता है? वो रूफ टॉप पे लगाया होता है और नीचे सो के ऊपर देखना। ठीक है ना, तो नेक को प्रॉब्लम है ऐसे सो के ऊपर देखने का टीवी, ठीक है ना। तो पैसा है ना, पैसे पैसे की कमी है नहीं। वॉशिंग 2-4 मशीन, राउटर लगाऊंगा। वॉशिंग मशीन होगा घर में, वो चक्की का आटा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चक्की होता है वो होगा घर में, इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर बोलते हैं पहले उसको। वाईफाई लगा होगा, हाँ, वाईफाई वाईफाई भी चलेगा। कर ली ना छोटी बात। हाँ, वाईफाई, वाईफाई तो मेरे बाथरूम के अंदर भी अलग से होगा रे मॉडल। हाँ, ठीक है ना। ब्लैक मनी है ना, तो मुझे, आपको नहीं लग रहा आपका लाइट का बिल, आपका अभी लाइट का बिल कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन एन एवरेज, इफ यू कैन शेयर? 3000 तक। 3000 तक आता है ना, तो साल भर का 36,000 हो गया। मतलब पांडा के पास ब्लैक मनी नहीं है। आपको नहीं लग रहा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर साल भर का 1 लाख के ऊपर जाता है तो शायद आपके पास ब्लैक मनी हो सकता है? हाँ। तो गवर्नमेंट ने देखो कैसे कैसे पकड़ के रखा है। फॉरेन टूर पे 2 लाख के ऊपर अगर खर्चा करोगे तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख के ऊपर आएगा तो ये एमसीक्यूज भी दिख रहे हैं ना आप लोगों के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं आप लोगों को? हाँ, यस। ये नंबर हाँ। तभी आ सकता है, एक्सीडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीडिंग 1 लाख रुपए होगा तभी भी होगा। अच्छा, पांडा का दुकान है, आप लोगों को पता है ना। अब पांडा ने क्या हाँ, किया दुकान में, सेल्स जो है ना, पांडा ने सेल्स किया पकड़ लो 1,20,00,000 का, ठीक है ना। पांडा ने सेल किया 1,20,00,000 का, और पांडा ने एक्सपेंसेस दिखाए, है नहीं, एक्सपेंसेस दिखाए 1,19,00,000 के, 1,19,00,000, ठीक है ना। 1,20,00,000 का बिजनेस किया, 1,19,00,000 का एक्सपेंस दिखाया, और पांडा प्रॉफिट दिखा रहा है गवर्नमेंट को ओनली 1 लाख। और ये 1 लाख छोड़ के पांडा का कोई इनकम नहीं है। बताओ, रिटर्न भरना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? मैंडेटरी। मैंडेटरी। क्यों? इतना झोल करेंगे तो। अरे तो झोल क्या हो, तो गवर्नमेंट को पता भी तो चलना चाहिए। तो मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि पांडा का जो बिजनेस का होगा वो करंट अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट। उसमें अकाउंट डिपॉजिटेड हुआ रहेगा मोर देन 1 करोड़, तभी भी रिटर्न भरना मैंडेटरी। जबकि प्रॉफिट से लेना देना नहीं है अभी आपको। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन हुए हैं, हाँ, तो आपको तो रिटर्न भरना मैंडेटरी। तो ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम कम है, 2 मिनट। हाँ। हाँ, तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, ठीक है ना। वीडियो एंड होने के बाद फिर से इमीडिएटली री लॉग इन करो। हाँ, मैंने क्या बोला, किसको किसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है? कंपनी, फर्म, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ये 3 लोगों को तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। फिर बाकी रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिनका जिनका आउटसाइड इंडिया क्या है, असेट है, या साइनिंग पावर है, या वो बेनिफिशियल ओनर है। फिर मैंने ये जो छोटू असेट है उनको क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजीपी, इनको मैंडेटरी तभी होगा जब इनका टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ चैप्टर 6 ए एंड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज में इनका एग्जम्पशन लेने से पहले अगर उनका टोटल इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगा तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और एनी अदर पर्सन होगा तो 3 कंडीशन जो अभी नए आए हुए हैं, अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है तो मैंडेटरी है, फॉरेन करेंसी में अगर आपने स्पेंड किया 2 लाख के ऊपर तो मैंडेटरी है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख के ऊपर आता है तो मैंडेटरी है। सर मैंडेटरी है तो भरने का कब, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन भरना होता है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके भरना होता है, वो वेबसाइट पे आपको उत्तर दिखा दूंगा, और जब अपना लिख के मतलब
आप री लॉग इन करोगे तब, ठीक है ना। और ड्यू डेट जो होती है जनरली 31 जुलाई होता है, ऑडिट एसएससी रहोगे तो 30 सितंबर होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का रिपोर्ट अगर एप्लीकेबल है तो 30 नवंबर होता है। ड्यू टू कोविड सिचुएशन आपका जो टाइम लिमिट है गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया हुआ है, सीबीडीटी को पावर है टाइम लिमिट एक्सटेंड करने का। चलो री लॉग इन करो, टाइम खत्म होने आया है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना है अभी, मतलब री लॉग इन करने के बाद। हाँ क्या क्या बोलना पड़ता है।